हेलो एवरीवन। यूपीएससी हिंदी के इस नए इनिशिएटिव में आप सबका वेलकम है। ये सामान्य हिंदी मेंस का जो 150 मार्क्स का पेपर होता है उसका इनिशिएटिव है। इसमें आपको पहले 2 वीडियो दिए जा चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो वहाँ पर देख लें, जिस पे हमने इस सामान्य हिंदी के पेपर में जो 150 मार्क्स का पेपर आपका होता है उसके विषय में जानकारी दी है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, कैसा पेपर आता है और कैसे आप इसमें अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि पहले 2 वीडियो जा चुके हैं जिसमें स्ट्रैटेजी के बारे में और गद्यांश के बारे में बताया गया है। ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पत्र के बारे में है। पत्र आपको पता है कि 20 नंबर कवर करता है आपके पेपर में। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कंपलसरी जो है क्वेश्चन आता ही आता है। 2 पत्र आपको लिखने ही होते हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि ये लंबा वीडियो होने वाला है इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। थोड़ा सा जो है आप भी ध्यान दें, इसको आराम से शुरुआत करते हैं। तो खैर, ये जो पत्र की हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि पत्र ये सारे मेंशन्ड हैं आपके सिलेबस में। जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको मेंशन है सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र। जिसमें तार लेखन जो है वो नहीं अब पूछा जाता है। आप भी जानते हैं कि अब तो तार नहीं भेजे जाते, पहले कभी भेजे जाते थे। अब तो सारा काम पत्र से, ईमेल से, व्हाट्सएप से हो जाता है। तो तार लेखन क्योंकि अब ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, शायद इसलिए आयोग अब इसे पूछता नहीं है, पर क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आप देखिए यहाँ पर कि प्रश्न कैसे बन के आते हैं। ये 2017 में दिया हुआ प्रश्न था। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कोई इसमें बहुत जो है बहुत अलग सा कुछ नहीं बनाता है आयोग। तो आप देखिए ये ऐसे ही प्रश्न सिंपल सा लिख के आएगा कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, साधारण समझाइए। तो यानी कि आपको ये लिखना है, मतलब ये लिखा हुआ है कि आपको क्या लिखना है अर्ध सरकारी पत्र के बारे में, और इसे उदाहरण देकर समझाना है। दूसरा प्रश्न जो आया था वो था कि भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत करें। देखिए यहाँ भी मेंशन है कि आपको क्या लिखना है, अधिसूचना। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई विषय बस दे दिया गया और आपको फिर सोचना है कि इसमें क्या हमें लिखना है। ये आपको बताया जाएगा कि आप अर्ध सरकारी लिखिए पत्र, या सरकारी लिखिए, या कार्यालय सूचना लिखिए, या परिपत्र लिखिए। परिपत्र और अधिसूचना तो बहुत पूछा जाता है। पीछे कुछ सालों के आप जब पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और अभी तक आपने अगर पुराने पेपर नहीं लिए हैं तो आपकी तैयारी का ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप पुराने पेपर देखें, उन्हें देखकर, उन्हें समझकर, उनकी प्रैक्टिस कर कर ही आप पेपर में जाएं। इसे हल्के में ना लें। बहुत बार क्या होता है कि सब जीएस और ऑप्शनल पढ़ते रहते हैं, इसलिए ऐसे और हिंदी के पेपर में उतना ध्यान नहीं देते हैं। सोचते हैं कि अरे हाँ ठीक है, आसान है, हम लिख लेंगे, और वहाँ पर फिर छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। तो ऐसा ना करें। आप यहाँ से जो है समझे इस वीडियो से कि पत्र आप जब लिखेंगे तो उसका क्या प्रारूप होना चाहिए, क्या उदाहरण आपको देना है, क्या परिभाषा लिखनी है, और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सही करके आइएगा। तो शुरुआत करते हैं एक एक पत्र। हम इसी वीडियो में सारे पत्र देखेंगे, इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। तो पहला पत्र जो है ये है सरकारी पत्र, जिसे शासकीय पत्र भी कहते हैं। अच्छा, पत्र जो है, आप जो यहाँ पर प्रश्न बनते हैं वो ज़्यादातर 3 ही तरह के बनते हैं। एक तो आप उसकी परिभाषा लिखिए। जो भी आप पत्र दिया गया है, चाहे अधिसूचना हो या परिपत्र हो, आपको उसकी एक तो लिखनी है परिभाषा। परिभाषा का मतलब है कि वो सीधे पूछेंगे कि ये इसका क्या अर्थ है, या परिपत्र किसे कहते हैं, या अधिसूचना की परिभाषा लिखिए। तो इस तरह से अगर प्रश्न आता है तो इसका मतलब कि आपको उसको एक्सप्लेन करना है। आपको 4 से 5 लाइन, या आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो, क्योंकि हर जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो 10-10 नंबर के होते हैं। तो ये देखते हुए कि आपको बाद में एक उदाहरण भी लिखना है या आपको प्रारूप लिखना होगा, उस हिसाब से आप 3 से 5 लाइन तक आपकी जो परिभाषा है उसको लिखिए। बहुत बड़ी नहीं, लेकिन ऐसी कि उसमें सारी बातें स्पष्ट हों। जब आप
की कोई परिभाषा पढ़े तो वो ये समझ जाए कि हाँ, अधिसूचना में या सरकारी पत्र में या अन्य पत्रों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं क्या नहीं। तो परिभाषा ऐसी ही होनी चाहिए ताकि पूरी बात समझ में आ सके। तो ये सरकारी पत्र की परिभाषा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे कि ये क्या है। सरकारी पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्र जो एक शासकीय कर्मचारी दूसरे शासकीय कर्मचारी को लिखता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या किसी एक पद से दूसरे पद को लिखा जाता है। ये ऐसा नहीं कि मुझे कोई दिक्कत है, शिकायत है, तो मैं वो जो पत्र लिखूँगी किसी अधिकारी को, वो सरकारी पत्र में नहीं गिना जाएगा। एक सरकारी कर्मचारी या कोई शासकीय कर्मचारी दूसरे शासकीय कर्मचारी को जो पत्र लिखता है उसे ही सरकारी पत्र कहते हैं, ठीक है। अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति किसी शासकीय कर्मचारी को किसी कार्य के संबंध में लिखता है, यह पत्र सरकारी, प्रशासनिक या राजकीय कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त होता है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए। मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, ऐसी शुरुआत होनी चाहिए। तो देखिए, क्योंकि ये सरकारी पत्र है तो इसमें बहुत सारी फॉर्मल बातचीत होनी है, तो इसमें छोटे शब्दों में, छोटी वाक्यों में, शब्दों में नहीं, आप अपनी बात को स्पष्ट रखेंगे। और इसमें आप ये ज़्यादातर जब अभी आप उदाहरण भी देखेंगे तो ये ऐसे ही शुरू होते हैं, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। निर्देश और निर्देश दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर निर्देश नहीं, निर्देश लिखा हुआ है। अगर आपको प्रश्न में दिया है कि आप सरकारी पत्र लिखें जिसमें ये निर्देश करें कि, तो आप निर्देश ही लिखिएगा, नहीं तो आप निर्देश लिखें। निर्देश मतलब ऑर्डर करना हुआ, तो निर्देश ही ज़्यादा सही वाक्य है, सही शब्द है, आप इसी को लिखिए। तो आगे हम इसका प्रारूप देखते हैं। प्रारूप, देखिए, प्रारूप का मतलब होता है कि फॉर्मेट क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि प्रारूप लिखिए, तो आप प्रारूप ही लिखेंगे, फिर आप उदाहरण नहीं लिखेंगे। तो प्रारूप जब आप लिखते हैं तो इसमें आप विषय वस्तु नहीं लिखते। देखिए, ये जब आप लिखते हैं ना, तो यहाँ पर आप ऐसे डॉट डॉट सीधी रेखा में यही बस करेंगे। आप वहाँ पर कोई पूरा सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि आप फॉर्मेट दे रहे हैं कि सरकारी पत्र लिखा कैसे जाता है। तो प्रश्न यही बनता है कि आपको चाहे अधिसूचना का हो या परिपत्र का हो कि इसका प्रारूप लिखिए, तो आप तब सिर्फ प्रारूप लिख के आएंगे, उदाहरण नहीं, उदाहरण अलग होता है। तो जैसे आप बात करते हैं कि सरकारी पत्र का प्रारूप, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको पत्रांक लिखना होगा। देखिए, पत्रांक कई कई जगह पर इधर लिखा रहता है, कई जगह पर इस साइड लिखा रहता है। तो ऐसा कोई नियम अभी इसके लिए तो नहीं लग रहा कि ये इसी डायरेक्शन में हो, इसी तरफ हो, पर जब आप लिखिएगा तो मेरी माने तो इसी तरफ लिखें, ठीक है। पत्रांक लिखने के बाद आप उसके नीचे लिखेंगे प्रेषक। प्रेषक मतलब जो भेज रहा है पत्र, किसी एक अधिकारी जो भी इसको भेज रहा है, प्रेषक। फिर उसका नाम, उसका पद नाम और उसका विभाग। देखिए, अब यहाँ पर मैंने ऐसे बिंदी बिंदी करके छोड़ दिया, क्योंकि प्रारूप जब आप लिखते हैं तो आप ऐसे ही लिखते हैं। इस पे आप क्योंकि कोई लाइन नहीं लिख रहे हैं, ये प्लैंक छोड़ रहे हैं जगह, तो आप खाली तो ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर कुछ लिखा जाना है, आप ऐसे से बिंदी बिंदी करेंगे, ये लाइन नहीं खींची जाती है। तो ये भी मैंने कहीं पर पढ़ा है, कहीं देख कर ही आपको बता रहे हो, और यही तरीका ही है कि आप ऐसे लाइन मत खींच के आइएगा आप, और बिंदी बिंदी मतलब ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे डैश भी नहीं, वैसे नहीं रखिएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बस ये जो तरीका है ये सही है, आप इसे ही करिएगा प्रारूप के समय। तो प्रेषक लिखा आपने, नाम लिखा, पद नाम, ये सब कॉमा, विभाग के बाद पूर्ण विराम। उसके बाद आप लिखेंगे सेवा में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये आप जब किसी पदाधिकारी को लिख रहे हैं तो आप ऐसे ही फॉर्मल वे में लिखते हैं, तो आप लिखेंगे सेवा में। उसके बाद पद का नाम और विभाग। देखिए, यहाँ पर उनका पर्सनल नाम नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये आप सरकारी पत्र लिख रहे हैं, इसमें आपको उस व्यक्ति विशेष को नहीं भेजना है, ये आप उस पद को भेज रहे हैं, तो इसलिए उनका पद नाम और विभाग। यहाँ पर आप दिनांक और स्थान लिखेंगे। अब जब आप दिनांक की बात करते हैं तो यहाँ पर आप दिनांक ऐसे दी और फिर बिंदी रख के दिनांक इंगित कर सकते हैं, इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते,
ठीक है ना। ये तरीका नहीं होता है पत्र में दिनांक तारीख डालने का। यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे कि जून 7 या जुलाई 7 ऐसे करके 2022, ऐसे 2002 या 2022 जो भी है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि आप इसको जो है दिनांक और स्थान लिखेंगे किस तरफ, ये बाईं तरफ लिखी जाएगी, दाहिने तरफ लिखी जाएगी, माफ़ कीजिएगा, ये आप दाहिने तरफ लिखेंगे। उसके बाद आप इसी सेवा में के नीचे से लिखेंगे विषय अपना, जो भी आपको विषय अगर दिया है तो आप यहाँ विषय लिखेंगे, क्योंकि ये प्रारूप है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ विषय नहीं अभी दिया गया, आपको सिर्फ प्रारूप तैयार करना है। तो विषय लिख के आप इस तरह डॉट 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 करके पूर्ण विराम, फिर महोदय, कॉमा, आपका जो भी विषय वस्तु जो भी रहेगी वो, और उसके बाद आप संलग्नक इस तरफ लिखा जाएगा, और भवदीय, भवदीय आपका फिर से राइट साइड पे ही लिखा जाएगा, और ये हस्ताक्षर करेंगे, नाम और अपना पदनाम यहाँ पर वही डालना है आपको जो यहाँ प्रेषक पर आपने डाला है यहाँ, क्योंकि आप भेज रहे हैं, और यहाँ पर वही पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका पत्र ख़त्म हो जाता है। अगर आप इतना भी लिख के आते हैं तो इसका मतलब ये सही है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपके पास जगह बचती है और आप जब सरकारी पत्र देखें तो, क्योंकि हर एक पत्र में कोई ना कोई वो एक फ़ाइल अटैच करते ही हैं, तो आप उसको और ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए ये पोर्शन ये भी लिख सकते हैं, संलग्नक और फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद नंबर 1 और ये डॉट 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 और ये 2 और ये यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो भी आप इनके साथ जो भी चीज़ें अटैच कर रहे हैं, जो भी पेज अटैच कर रहे हैं, कोई प्रमाण पत्र अटैच कर रहे हैं, वो यहाँ पर लिखना होगा। संलग्नक में हम लिखते हैं कि कितने पन्ने अटैच किए, जैसे आपने मेंस का जब फॉर्म भरा होगा तो आपने अपने अंक पत्र, प्रमाण पत्र कई तरह के, वो सब आपने मेंस के फॉर्म के साथ अटैच किए होंगे जो आपने आयोग भेजे होंगे, तो वही संलग्नक है। जिन्होंने नहीं दिया है मेंस वो अगले साल देके, तो समझ तो वो इस बार ही लें। तो यहाँ पर आप संलग्नक लिखेंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट लाइन आती है वो आती है प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 2 लोग की मान लीजिए आप जगह बना के छोड़ते हैं, उसके बाद आज्ञा से, और जो यहाँ पर आपने पिछले पेज में यहाँ भवदीय के बाद हस्ताक्षर, नाम और पदनाम लिखे थे, यही आज्ञा से करके ये लिखे। देखिए ये ज़रूरी है, अगर आपने ये चीज़ लिख रखी है प्रतिलिपि वाली तो फिर आपको ये तो लिखना ही होगा, वरना फिर इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है ना। इसके लिए अगर आप ये लाइन वहाँ लिख के आते हैं अपने पेपर के समय पे, तो फिर ये आपको लिखना ही है कि आज्ञा से और दोबारा से हस्ताक्षर, डॉट डॉट डॉट, नाम और पदनाम। तो हमने देखा कि सरकारी पत्र की परिभाषा क्या हुई, प्रारूप क्या हुआ। प्रारूप यही है, प्रारूप मतलब ये जो प्रारूप है, जब आप उदाहरण लिखेंगे तो आपको इसी तरह से उदाहरण लिखना है, ठीक है। अब एक चीज़ और, प्रश्न काफ़ी साल पहले आया था, लेकिन मैं चाहूँगी कि यहाँ पर कवर कर लेते हैं हम लोग, एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये सरकारी पत्र लेखन के फीचर्स या वैशिष्ट्य जिसे कहते हैं, फीचर्स को कुछ और भी कहते होंगे, पर प्रश्न में यही दिया था कि आप सरकारी पत्र का वैशिष्ट्य बताएं। तो वैशिष्ट्य मतलब फीचर्स होता है, तो फीचर्स से मतलब यही है कि जो भी आप सरकारी पत्र लिखते समय जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं उसको बताइए, कि आपने पहले नाम डाला, फिर उसके बाद कार्यालय का स्वरूप डाला, स्थानीय पता डाला, फिर आपने दिनांक डाला, फिर प्रेषक का नाम डाला, प्राप्तकर्ता का नाम और पता डाला, फिर विषय डाला, फिर संबोधन किया। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज जिस तरह से लिखा जाता है जो प्रारूप है, उसी को जब 1 2 3 4 करके आप पॉइंट में लिखेंगे तो वो आपका वैशिष्ट्य यानी फीचर्स हो जाते हैं उसके। अगर इस तरह से प्रश्न आता है, जो कि अब तो नहीं पूछते हैं, पर फिर भी अगर आ गया तो हमें तैयार रहना होगा, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। ये सब में फॉलो करते, सिर्फ सरकारी में नहीं। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि अधिसूचना का जो है फीचर्स बताएं या वैशिष्ट्य बताएं, तो आपको तब अधिसूचना का जो भी प्रकार है, जो भी फॉर्मेट होता है, उसको पॉइंट वाइज लिखना होगा। जो भी 5-10 पॉइंट बनते हैं वो लिखना होगा। तो प्रारूप हमने देख लिया। अब ज़रूरी है क्या, एक उदाहरण देखना। उदाहरण देखिए आपको कई मिल जाएंगे, कई सारे नेट पे भी मिल जाएंगे, और अगर आप चाहें तो सरकारी विभाग
की वेबसाइट से भी निकाल के देख सकते हैं, ताकि उदाहरण के तौर पर देख लें। वो काफ़ी लंबे पत्र होते हैं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप यहाँ से कुछ छोटे पत्र, क्योंकि आपके पास जगह भी वहाँ पर एक लिमिटेड होती है, कुछ 3-4 पन्ने नहीं होते हैं पत्र लिखने के लिए, तो उस हिसाब से आप एक छोटा पत्र की तैयारी यहाँ से करके जाएं। प्रैक्टिस तो देखिए ज़रूरी है, ये पहले भी बात हुई है, तो वो तो आपको करके जानी ही है। तो हम एक उदाहरण देख लेते हैं। ये सरकारी पत्र देखिए, इसमें प्रश्न कैसे, इसमें प्रश्न उन्होंने दिया ही हुआ था कि आपको मुजफ्फरनगर दंगे जो उत्तर प्रदेश में हुए थे उनसे चिंतित हैं आप, और आप केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को ये पत्र लिखें, जिसमें दंगा नियंत्रण और घटना की जांच का निर्देश देने वाला एक सरकारी पत्र प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए यहाँ निर्देश देने की बात की गई है, तो आप निर्देश ही लिखेंगे। अगर आपको नहीं लिखा होता कि आप निर्देश दें तो आप निर्देश लिखते हैं, या अभी भी आप अगर निर्देश लिखें तो वो कोई गलत नहीं है। तो ये आप एक एग्ज़ाम्पल उसका देख लें। मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में हुए दंगों से काफ़ी चिंतित है। राज्य सरकार के लिए यह अनुदेश है कि इस दंगे की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराई जाए और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। तो देखिए ये पहला इनका पैराग्राफ ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रुका है कि यहाँ पर नंबर 2 इन्होंने डाला है, तब दूसरी लाइन शुरू की है, दूसरा पैराग्राफ जो लिखना चाहे। तो दूसरी लाइन है कि यदि संसाधनों और अतिरिक्त सुरक्षा बल की आवश्यकता है तो केंद्र सरकार राज्य की समुचित सहायता करेगी। ठीक, क्योंकि आप केंद्र सरकार की तरफ से लिख रहे हैं तो उनका पक्ष रखेंगे। भाषा का भी ध्यान दीजिए कि कैसी भाषा इस्तेमाल की गई है, ऐसी ही आपको अपने पत्र में लिखनी है। हाँ, जो बात है कि यहाँ पर नंबर 2 लिखा है और नंबर 1 नहीं लिखा, तो नंबर 1 नहीं लिखा जाता है जब आप इस तरह से पत्र लिखें, सरकारी पत्र या कोई अन्य पत्र। तो यही तरीका होता है। अगर आपने पैराग्राफ चेंज किया है और दूसरी कोई बात शुरू की है और आपको दूसरा पॉइंट या तीसरा पॉइंट लिखना है, तो आप 2 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि पहला लिखा नहीं जाता ना। नंबर 1 आप लिखेंगे नहीं, बात तो आप पहले कर चुके हैं। तो इस बात का भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर आप लिख रहे हो ऐसा पत्र वहाँ बनाएं, तो फिर नंबर 2 दूसरी लाइन पर आप लिख सकते हैं, अगर नेक्स्ट बात आप कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जो है नंबर 1 आप लिख कर फिर कुछ लिखें, फिर 2 लिखें, फिर ऐसे लिखें, तो ये तरीका नहीं है। 1 नहीं लिखना है, सीधे आप यहाँ से शुरू करेंगे कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, ये मैंने पहले आपको जब परिभाषा बताई तो उसमें भी लिखा है कि इसी लाइन से आप शुरुआत कीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, ये एज इट इज़ वहाँ पर उतार के आइए, बिल्कुल आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और ये देखिए इन्होंने संलग्नक या प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, मतलब कि ये जो पत्र है ये अल्पसंख्यक आयोग और मानवाधिकार आयोग को भी दिया गया है, भेजा गया है। और फिर यहाँ पर आज्ञा से दोबारा गृह सचिव भारत सरकार, जो आपने यहाँ प्रेषक में लिखा है। तो आप ये एग्जाम्पल यहीं पर देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और ऐसा ही कुछ लिखने का प्रैक्टिस आप घर पे करिए, ताकि वहाँ पर आप छोटी छोटी गलतियाँ जो कॉमा की या पूर्ण विराम की हों, ऐसी गलतियाँ वहाँ ना हों। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पत्र की ओर, जो कि अर्ध सरकारी पत्र। देखिए अर्ध सरकारी पत्र भी एक शासकीय पत्र का ही रूप होता है, पर यह अर्ध सरकारी इसलिए है क्योंकि जब हम सरकारी पत्र जो हमने पीछे देखा उसमें है कि एक पद से दूसरे पद को लिखा गया है, तो उसमें क्या बात होती है कि हम नाम नहीं लिखते हैं। पर जब अर्ध सरकारी पत्र जब भेजे जाते हैं तो इसमें हम जिसको भी भेजा गया है उनका नाम लिखते हैं। एक बार इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि ये एक शासकीय पत्र का ही रूप है। इसके अंतर्गत शासकीय अधिकारी के मध्य विचार, जानकारी, सम्मति अथवा सूचना के विनिमय के लिए अनौपचारिक रूप से पत्र व्यवहार किया जाता है। यह पत्र व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। इसमें प्रायः एकवचन तथा उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप परिभाषा लिख के आएंगे और जो भी आगे बातें बताई जा रही हैं उसको भी मेंशन करेंगे, तो आपकी एक अच्छी परिभाषा बन जाएगी वहाँ पर। और अब जो है पुराने पेपर आपने ले लिए हो तो आप देखेंगे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आप वहाँ से भी परिभाषा कुछ अपनी तरफ से लिख सकते हैं और जानकारियाँ डाल सकते हैं, ताकि बात पूरी
समझ में आए। देखिए अब इसका एक प्रारूप हम देख लेते हैं, क्योंकि प्रारूप तो पूछा ही जाता है इसमें। देखिए अर्ध सरकारी पत्रांक, अर्ध सरकारी पत्रांक, ये पत्र संख्या जो हम वहाँ पर लिख रहे थे वो यहाँ भी लिखेंगे, पर इसमें हम अर्ध सरकारी ये जोड़ देते हैं, और ये आप लिख ही दीजिएगा। तो ये जो है पता चलेगा कि ये अर्ध सरकारी पत्र और उसका पत्रांक लिखा हुआ है। उसके बाद आप विभाग डॉट 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 दिनांक स्थान, ये सारा आपके राइट पेज के राइट साइड पे आएगा। उसके बाद आया प्रेषक का नाम, जो भी भेज रहे हैं पत्र, सेंडर प्रेषक का मतलब होता है। उसके बाद नाम, प्रेषक के बाद कॉमा लगेगा, नाम के बाद डॉट 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 कॉमा, पद नाम और पूर्ण विराम। विषय फिर लिखेंगे आप, क्योंकि ये प्रारूप है तो आप सिर्फ ऐसे डॉट 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 रखेंगे, लाइन नहीं, और पूर्ण विराम। फिर प्रिय का बासा, देखिए वहाँ पर आप लिख रहे थे सेवा में और करके उनके पद का नाम लिख रहे थे, पर यहाँ अर्ध सरकारी में आप उनका नाम लिखेंगे। अब का बासा XYZ ये आपको लिखा है, ऐसा ही बताया जाता है, पेपर में भी यही मेंशन रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, कि आप कहीं भी कोई नाम का प्रयोग ना करें। देखिए उदाहरण देने की बात आएगी, और अगर उसमें लिखा ही है कि आप कोई भी व्यक्ति विशेष हैं, कि आप ये सुनील शर्मा हैं और आप जो है इस तरह से पत्र लिखें, तब तो आपको वो नाम डालना है। लेकिन अगर आपको नाम डालने के लिए नहीं बोला गया है तो फिर आप ऐसे का बासा XYZ ऐसे ही लिखेंगे। और XYZ आप ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे, ये अंग्रेज़ी के नहीं, ये भी आप देवनागरी लिपि में ही लिखिएगा। उसके बाद प्रिय काबासा आप सारा डॉट 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 ब्लैंक छोड़ेंगे, और अपनी बात को जो है जो कहना है उसको कह के फिर धन्यवाद या सादर दोनों में से एक शब्द लिख के कॉमा, उसके बाद आपका या आपकी या भवनिष्ठ इसमें ये लिखकर हस्ताक्षर और नाम। इधर आप लेफ़्ट साइड में वापस से वही संलग्नक लगाएंगे, जितने भी संलग्नक हैं वो आप ब्रैकेट बना के मेंशन, मतलब आपको ये प्रारूप में तो ऐसे ही लिखना है, अगर आप उदाहरण दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा नंबर। उसके बाद आपको सबसे एंड में जो ध्यान देने वाली चीज़ है सेवा में, ये जो सेवा में और फिर नाम, पदनाम और ये विभाग, ये जो आप वहाँ सरकारी पत्र में यहाँ ऊपर की तरफ बना रहे थे इस जगह पर, वो आपने देखा कि यहाँ अर्ध सरकारी पत्र में ये आपको नीचे लेफ़्ट साइड में लिखना होगा। तो यही प्रारूप है इसका, आप एक बार फिर से पूरी तरह से देख समझ लें। ये आप उदाहरण देख लीजिए कि अर्ध सरकारी पत्र का उदाहरण देखिए, प्रारूप से ही मिलता हुआ है। यहाँ पर इन्होंने अर्ध सरकारी पत्र का पत्रांक के लिए मैंने बोला कि ये चाहे इधर भी हो, इधर भी हो सकता है। उसके बाद ये आपका नाम, प्रेषक का नाम और IAS कार्यालय जिलाधिकारी, उसके बाद इन्होंने कौशाम्बी दिनांक डाला है, और ये विषय लिखा हुआ है, और विषय के बाद प्रिय जो भी शर्मा जी या प्रिय आप वो नाम और अन्य नाम डाल सकते हो। उसके बाद इसी के नीचे से जहाँ पर आपका ये कॉमा ख़त्म होगा वहाँ से आप अपना पैराग्राफ शुरू करेंगे, देख लीजिए। तो ये आपका कोने से नहीं, आपके इधर मार्जिन से ना शुरू होकर कॉमा के नीचे से शुरू होगा। बाकी जो सेकेंड लाइन से आप या जो भी लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, लेकिन जब पैराग्राफ आप चेंज करेंगे तो वो वापस यहीं इसी जगह से नीचे आएगा, दूसरा पैराग्राफ यहीं से लिखा जाएगा। उसके बाद आपका सद्भावी या भवनिष्ठ, आपका नाम और हस्ताक्षर, और इधर वापस से आप आएंगे तो लेफ़्ट साइड में जिसको आप भेज रहे हैं उनका नाम और उनका पदनाम और उनका पता। तो ये एक उदाहरण है अर्ध सरकारी पत्र का, ये उदाहरण देने को आएगा। देखिए ये तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि भाषा कैसी रखनी है। तो अब तीसरी पत्र की तरफ चलते हैं, जो कि है परिपत्र। परिपत्र मतलब सर्कुलर मतलब जो सब लोगों को भेजा जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि सर्कुलर निकला है और वो सारे विभागों में जाता है। तो एक ही जानकारी को अगर बहुत सारे विभागों में देना है, कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि अवकाश किसी दिन सरकार ने, राज्य सरकार ने
दिया है कि 24 जुलाई को किसी भी वजह से अवकाश है। अभी वो एक एक विभाग को पत्र अलग अलग लिख के या वैसे जानकारी नहीं देंगे जो कि फॉर्मल तरीका है। तो क्या होता है, एक सर्कुलर जारी होता है, यानी कि वो सारे विभागों में जाएगा और वो जानकारी सारे विभागों तक पहुंच जाती है। तो ये आया परिपत्र। परिपत्र की परिभाषा एक बार देख लेते हैं जल्दी से। पत्र लेखन का ऐसा रूप जिसके द्वारा एक ही सूचना आदेश अनेक मंत्रालय, सचिवालय, विभागीय कार्यालयों या संबद्ध विभागों को भेजने पड़ते हैं। इन पत्रों का लेखक एक ही व्यक्ति होता है। केवल संबोधन के लिए उन अधिकारियों को संकेत किया जाता है जिनके नाम ये पत्र भेजे जाते हैं। यह पत्र व्यवहार का कोई स्वतंत्र या पृथक रूप नहीं है। कार्यालय ज्ञापन अथवा सरकारी पत्र भी अवस्था और परिस्थिति के अनुसार परिपत्र का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो यह आपने देखा कि परिपत्र की परिभाषा है और जिससे समझ में आ रहा है कि ये वही है कि परिपत्र एक कोई जानकारी है जिसको कई विभागों में अगर हमें देना है तो आप जो है एक सर्कुलर जारी करते हैं। सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी होता है जो कि सारे विभागों के जो भी अध्यक्ष हैं या जिनको भी बताना है, मान लीजिए गृह मंत्रालय केंद्र सरकार को कोई जानकारी सारे राज्यों के गृह सचिव को देनी है, तो वो क्या करेंगे, अब एक एक राज्य के लिए अलग अलग पत्र लिखने से बेहतर है कि वो एक पत्र का फॉर्मेट बना ले और वो लिख दें कि ये समस्त गृह सचिव है ना, राज्य सरकार, तो फिर वो हर राज्य के गृह सचिव का संबोधन हो जाएगा। इसका जो सरकारी जो प्रारूप है वो सरकारी पत्र जैसे ही होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सरकारी पत्र ही है, लेकिन बस इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर सेवा में हम लोग वहाँ पर पद नाम लिख रहे थे और उसके बाद उनका नाम पता लिख रहे थे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, समस्त जिलाधिकारी या जो भी पद पर भेजा जा रहा है। तो मान लीजिए शिक्षकों को भेजा गया, कोई सर्कुलर जारी किया गया तो समस्त शिक्षकगण ऐसे लिख देंगे। तो प्रारूप जो हमने पीछे सरकारी पत्र का देखा है वही प्रारूप इसमें भी काम आएगा। आप वही प्रारूप जो है नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, वही परिपत्र की परिभाषा यहाँ से ले लें और प्रारूप आप सरकारी पत्र वाला। बस क्या ध्यान रखना है कि आपको सेवा में के बाद यहाँ पर जो पद नाम है उसकी जगह पर लिखना है समस्त जिलाधिकारी या समस्त शिक्षकगण या जैसे भी। तो सर्कुलर की बात हो गई, यानी परिपत्र की बात हो गई। अब इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए ये उदाहरण है। अब यहाँ पर जब आप देखिए, ये प्रेषक कौन है, सचिव है खाद्य आपूर्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश के। इन्होंने सेवा में किसको भेजा है, सारे सर्कुलर किसके लिए है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारीगण, यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उनके जिलाधिकारी के लिए ये पत्र है। तो अब एक एक को भेजने की बजाय उन्होंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया समस्त जिलाधिकारीगण और विषय डाल दिया कि खाद्यान्न वसूली की व्यवस्था। और उसके बाद देखिए कितने, बस 2 से 3 लाइन में अपनी बात स्पष्ट करके भवदी और हस्ताक्षर सचिव, क्योंकि जिसने प्रेषक है उसका यहाँ पर नाम लिखना है हस्ताक्षर के बाद, और आपका परिपत्र हो गया। इसके बाद जो हमें देखना है वो है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश, आदेश से समझ में आ रहा है कि आदेश तो कोई सीनियर ही जूनियर को देगा। तो इसके लिए ये समझना होगा इसकी परिभाषा कि शासकीय पत्र व्यवहार का वह रूप जिसके द्वारा किसी कार्यालय अथवा सरकारी संस्थान में एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधी मामलों पर लिए गए किसी निर्णय को अनिवार्य अनुपालनार्थ जारी करते हैं, उन्हें कार्यालय आदेश कहते हैं। तो देखिए ऐसी आप परिभाषा लिखिए जिससे बात समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हाँ किसको, ये किसके द्वारा, एक तो ये शासकीय पत्र का ही रूप है, दूसरा ये वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं उस विभाग के या उस कार्यालय के उस संस्थान के, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजते हैं किसी निर्णय को अनिवार्य, मतलब अनिवार्य, अगर सरकारी कार्यालय आदेश जारी हो गया इसका मतलब कि आपको ये काम करना ही है, आप नहीं कर पाते हैं तो आप जवाबदेह होंगे, आप पर कार्यवाही हो सकती है। तो ये इसकी परिभाषा समझ ली हमने। उसके बाद इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं पूरा। देखिए कार्यालय आदेश जब लिखते हैं ना, तो कार्यालय पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, इसका प्रारूप और अधिसूचना जो आने वाले आगे अभी हम अधिसूचना देखेंगे उसका प्रारूप एक ही जैसा है, बस उसमें अधिसूचना यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर कार्यालय आदेश लिख दिया है, इसलिए अभी प्रारूप वहाँ हम देख लेंगे। आप इसका ये उदाहरण देख लें
कि क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए आप पुलिस अधीक्षक हैं और नववर्ष का कार्यक्रम होना है प्रदेश में, आप जानते हैं, सॉरी, आपके ज़िले में, और आप जानते हैं कि नववर्ष में भिन्न भिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें पुलिस बल को काफ़ी सजगता से कार्य करना होता है। तो आप एक कार्यालय आदेश जारी करेंगे अपने विभाग को, तो ये उसका ही उदाहरण है। देखिए, ऐसे ही आप लिखिए कि आप कार्यालय पुलिस अधीक्षक, मान लीजिए आप एसपी हैं, आपने वहाँ से जो है ये आदेश जारी किया है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि आदेश, फिर मुरादाबाद, जो भी आपके ज़िले का नाम है। ये क्योंकि उदाहरण है, तो देखिए यहाँ पर जो है विषय लिखा हुआ है। अगर यही प्रारूप होता तो यहाँ पर मैं कार्यालय, फिर डॉट 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 कॉमा, फिर उसके बाद डॉट 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 कॉमा, ऐसे करके या पूर्ण विराम लिख देते, या पता और डॉट 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 पूर्ण विराम, फिर उसके बाद कार्यालय आदेश संख्या। जैसे हम वहाँ पत्रांक लिख रहे थे, वैसे यहाँ भी पत्रांक वहाँ पे सरकारी पत्र में लिखा, फिर अर्ध सरकारी पत्रांक लिखा हमने, वैसे यहाँ पे कार्यालय आदेश संख्या ये यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे दिनांक, और देखिए ये 5 जुलाई 2022 लखनऊ। इसी तरह से आपको ये तारीख लिखनी है। ये आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आप 5-7 ऐसे करके लिख दें, नहीं, ऐसे नहीं लिखनी। इसके बाद आप यहाँ सेंटर में बीच में लिखेंगे कार्यालय आदेश, और अपना आदेश यहाँ पर पूरा लिखेंगे जो भी है। अब एक बार मैं इसको पढ़ लेती हूँ कि नए वर्ष के अवसर पर जिले में शांति और सौहार्द को बनाए रखने के लिए सभी पुलिस थानों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की जा रही है, पूर्ण विराम। अब आप दूसरा पैराग्राफ जैसे शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ भी सेकंड लाइन जब हम लिखना शुरू करते हैं तो ये आपके लेफ़्ट से थोड़ा स्पेस छोड़ने के बाद ही शुरू होगी, लेकिन नंबर 2 डाला गया है और उसके बाद नंबर 3, नंबर 1 नहीं होता इसमें, तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है। ये पूरा आपने अपना आदेश लिखने के बाद आज्ञा से हस्ताक्षर आबासा पुलिस अधीक्षक, क्योंकि आप आदेश दे रहे हैं और ऊपर आपने सारा कुछ मेंशन कर रखा है, तो बस अपना सिग्नेचर या अपना साइन या अपना हस्ताक्षर वहाँ पर आप ऐसे हाँ लिख के और डॉट 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 कर देंगे प्रारूप लिखते वक्त। उसके बाद आबासा पुलिस अधीक्षक, यहाँ भी आप ये लिख सकते हैं प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, और आप थाना अध्यक्ष को भेज रहे हैं या पर पुलिस अधीक्षक को भेज रहे हैं या मुरादाबाद जिलाधिकारी को भेज रहे हैं। तो वैसे कार्यालय आदेश है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप समकक्ष हैं तो वहाँ पर नहीं भेज सकते, लेकिन आप अपने अधीनस्थ को तो भेज ही सकते हैं, उन्हीं को भेजा ही जाता है। तो आप यहाँ पर प्रतिलिपि लिख दें और फिर आज्ञा से और हस्ताक्षर। देखें, अगर आप यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं, ये बात को यहाँ तक ही ख़त्म कर देते हैं तो भी ये सही है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास स्पेस बचता है तो, क्योंकि आप जो देखते हैं लेटर सरकारी, आप देखेंगे अगर कुछ वेबसाइट पे जाके तो आपको ये मिलता है लिखा हुआ, तो इसलिए ये मेंशन कर देना अच्छा होता है। अगर आपने ये प्रतिलिपि वाला लाइन लिखी है तो फिर ये आज्ञा से भी लिखना ज़रूरी होता है, मैंने पहले भी बताया है, तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। तो हमारा कार्यालय आदेश हो गया। इसका देखिए ये उदाहरण है, प्रारूप इसका और अधिसूचना का एक ही जैसा होता है, बस जहाँ कार्यालय आदेश लिखा है वहाँ अधिसूचना लिखी जाती है। परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन प्रारूप एक ही जैसा है, तो इसलिए यही प्रारूप आप अधिसूचना में देखेंगे और वही अपने वहाँ पर अगर आपको आता है कि कार्यालय आदेश का प्रारूप लिखें तो फिर आप ये देखेंगे अधिसूचना वाला प्रारूप। इसकी एक बार परिभाषा, अधिसूचना की परिभाषा जो नोटिफिकेशन होती है, जो गजट में निकलती है, आपने सुना होगा कई बार कि गजट में आया है, या कोई भी चीज़ जो है गजट में आती है। सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने गजट निकालते हैं और उसमें ये अधिसूचना जारी होती है। तो देखो, शासन की ओर से जो घोषणा सरकारी कार्यालयों, तत्संबंधी अधिकारियों और कर्मचारियों या जन साधारण के सूचनार्थ केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकारों द्वारा उनके गजट में प्रकाशित की जाती है, उन्हें अधिसूचना कहते हैं। इनका उपयोग सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और अधिकारियों के कार्यभार आदि की सूचना के लिए किया जाता है। अधिसूचना देते समय यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि गजट के किस भाग में प्रकाशित किया जाए। तो देखिए, ये समझ में आ गया आपको इस परिभाषा से कि ये शासन की ओर से जारी होती है, हर कोई अधिसूचना नहीं जारी कर सकता। ये
ज़्यादातर होता है कि आपके गवर्नर हाउस से या सीएम हाउस से, सीएम ऑफिस से या प्रधानमंत्री से, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पदों से अधिसूचना जारी होती है, गजट प्रकाशित होता है, सरकारी होता है ये। तो वहाँ से जो है जो भी अधिकारियों की नियुक्ति होती है, स्थानांतरण होता है, वो गजट में आता है और उसी को अधिसूचना कहते हैं। तो अब इसका प्रारूप देख लेते हैं। ये अधिसूचना का प्रारूप है, और जैसे पहले मैंने बताया कि अधिसूचना का प्रारूप है मतलब कार्यालय आदेश का भी यही प्रारूप है। वहाँ उदाहरण हमने देख लिया था, अब यहाँ पर प्रारूप को भी देख लेते हैं। अधिसूचना, विभाग, अनुभाग। अनुभाग मतलब जैसे आपने शिक्षा मंत्रालय लिया, अब शिक्षा मंत्रालय में कई सारे विभाग हैं, या आपने कोई और अन्य विभाग लिया, आपने राजस्व विभाग लिया, फिर राजस्व विभाग में भी छोटा सा कोई अनुभाग है, तो ये अनुभाग वही होता है। आप इसको चाहे तो लिखें चाहे ना लिखें, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। पर विभाग, विभाग के बाद फिर अधिसूचना संख्या, जो कि यहाँ लिखी जाएगी, दिनांक और स्थान, फिर पूर्ण विराम। उसके बाद भी सेंटर में जैसे वहाँ कार्यालय आदेश बीच में लिख रहे थे, यहाँ पर भी अधिसूचना हम बीच में लिखेंगे। उसके बाद यहीं से लेफ़्ट साइड से मार्जिन थोड़ा छोड़ते हुए डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये प्रारूप है, ऐसे लाइन नहीं खींचनी है और ना ऐसे वाली। उसके बाद ये पहली लाइन ख़त्म हुई, पहली लाइन कहीं भी ख़त्म हो, यहाँ ख़त्म हो या यहाँ ख़त्म हो, आपका जो दूसरा पार्ट है वो इसी जगह से, जहाँ से आपने ऊपर वाला लाइन शुरू की है, वहीं से नीचे सीधी रेखा में शुरू करना है। उसके बाद पूर्ण विराम के बाद राइट साइड में आज्ञा से अपना नाम, पदनाम, प्रतिलिपि निम्न को प्रकाशनार्थ प्रेषित, और उसके बाद जिसको जिसको भी आपने ये और प्रकाशन के लिए दिया है उनका नंबर 1 2 3 4, वो नंबर से आप डॉट 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 करके और आज्ञा से। तो ये प्रारूप है अधिसूचना का। देखिए ये बिल्कुल आपको नंबर दिलाने में सामर्थ्य रखते हैं। ये सारे प्रारूप मेरी जानकारी में बिल्कुल सही है अभी प्रेजेंट में। आप पुरानी कोई किताब ऐसे निकालेंगे तो उसमें कई तरह के लेटर लिखे हुए हैं जिसमें फॉर्मेट चेंज है, पर जो मैंने अभी रिसेंट के जितने भी लेटर्स देखे हैं, जो भी पत्र देखे हैं, उनमें यही फॉर्मेट्स हैं। तो फॉर्मेट्स यही सारे हैं। आप एक उदाहरण भी देख सकते हैं अधिसूचना का, कि देखिए उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति विभाग की तरफ से मान लीजिए है, ठीक है ना, तो विभाग का नाम लिखा, यहाँ पर हमने अधिसूचना पत्र संख्या या पत्रांक, पत्र संख्या भी लिख सकते हैं, पत्रांक भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। और ये आप कुछ भी नंबर आप लिखेंगे, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये पत्रांक का मतलब है कि जो भी पत्र संख्या, मान लीजिए एक साल में किसी भी विभाग में हज़ारों पत्र आते हैं ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पत्र कहाँ है, या विभाग को आपका पत्र निकालना है, या आपको दोबारा जब पत्र लिखना है तो पहले पत्र का आप संदर्भ देंगे, तो कैसे ढूंढे, वो एक एड्रेस टाइप है। तो वो ही होता है कि मान लीजिए आपने लिखा 34 2022, मतलब क्या है कि 2022 का ये 30वां लेटर है या चौथा लेटर है, या ए बी कुछ करके ऐसे आप पत्र संख्या डाल दीजिए। उसके बाद दिनांक डाला, अधिसूचना डाला, और अधिसूचना आपने लिख दी। मान लीजिए दिनांक 2 जून 2020 को आयोजित होने वाली सम्मिलित अवर प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत आयोग में परीक्षा संचालन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए श्री आबासा को परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर सेकेंड लाइन कि श्री आबासा तत्काल प्रभाव से अपना पदभार संभालें या ग्रहण करें। तो ये ही तरीका है, ये भाषा ऐसी ही आपको लिखनी है। उसके बाद आज्ञा से, ये आज्ञा से आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ये चलेगा, क्योंकि अधिसूचना है तो आप आज्ञा दे ही रहे हैं, या कार्यालय आदेश है तो आप आज्ञा दे ही रहे हैं। यहाँ पर आप अगर आज्ञा से नहीं भी लिखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं, माफ़ कीजिएगा, आपको यहाँ पर जो है अधिसूचना में तो लिखना ही है आज्ञा से, क्योंकि आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो आपको यहाँ पर जो है, हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, यहाँ पर जो है आपको लिखना ही है आज्ञा से। उसके बाद आप अपना हस्ताक्षर लिखेंगे, का खा गा, या जो भी आप यहाँ पर डाल दें। आपने यहाँ पे आबासा यूज़ किया है तो इसलिए यहाँ का खा गा, और सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ये आप प्रतिलिपि
निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु, उसके बाद फिर से ये आज्ञा सा। तो ये आप देखें कि अधिसूचना का जो प्रारूप है और जो कार्यालय आदेश का प्रारूप है ये एक ही जैसा है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको बता दिया अधिसूचना का प्रारूप। जब कार्यालय आदेश का प्रारूप आएगा तो आप यही लिखेंगे। तो ये ही सारे पत्र के प्रकार हैं जितने भी पूछे जाते हैं, पीछे जितने सालों में ये लगातार आ रहे हैं। आप इन सबको देखें, इनकी प्रैक्टिस करें। देखिए बिना प्रैक्टिस के ये आप गलतियां करेंगे, ये निश्चित बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। यहाँ पर देखते वक्त हमें लगता है कि हम समझ गए और हम लिख लेंगे, लेकिन जब वहाँ लिखने बैठते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की है। तो इसलिए मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप जो है पुराने सॉल्व पेपर्स लाएं और उनमें से देखिए उसमें हो सकता है कि प्रारूप कुछ पुराने ही प्रिंट हों तो गलत हो सकते हैं या कुछ कमियां हो सकती हैं, पर प्रारूप आप ये रखें, आप वहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो है अपना पेपर तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। आपके सारे पत्र इसमें कवर हो चुके हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अब इसके बाद के जो वीडियो आएंगे उसमें विलोम और मुहावरे और उत्सर्ग और प्रत्यय, ये सारी चीज़ें आएंगी। आने वाले वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसा भी आपको ये वीडियो लगता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।